गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना इतिहास का जो पहला चैप्टर है उसके विषय में हम पढ़ चुके हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसा विचार है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर त्याग की भावना, समर्पण की भावना है वो पैदा की जा सकती है। किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। तो ये राष्ट्रवाद का विचार, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले अध्याय में, कि 1848 में फ्रेडरिक सारियो जो एक फ्रांसीसी चित्रकार था उसके चित्रों में देखने को मिली। और इसकी जो स्पष्ट अभिव्यक्ति है वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में देखने को मिली। कैसे फ्रांस के क्रांतिकारियों ने लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को, समर्पण को और त्याग की भावना को जगाने के लिए क्या क्या प्रयास किए और कैसे फ्रांस को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया। तो ये राष्ट्रवाद का जो विचार है या राष्ट्रवाद की जो भावना है, इसका विकास एकदम से नहीं हुआ है। तो राष्ट्रवाद का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, बहुत लंबा इतिहास है और धीरे धीरे जो ये राष्ट्रवादी विचार हैं ये पनपे हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के तहत हमने जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और जो ब्रिटेन का एकीकरण है, ये 3 उदाहरण मैंने बताए और इनके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि राष्ट्रवाद क्या है और ये जो विचार है वो कितना विस्तृत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद पढ़ने से पहले तो जब यूरोप के अंदर जो ये राष्ट्रवादी जो विचार हैं वो फैल रहे थे तो पूरे यूरोप के अंदर फैले और यूरोप से निकल करके ये राष्ट्रवादी विचार इंडो चाइना में फैले। आपका अध्याय 2 जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसमें इंडो चाइना में राष्ट्रवाद एक लेसन है। तो उसमें इंडो चाइना का मतलब है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो वहाँ पर जो राष्ट्रवाद है उसके विचार फैलने लगे और जो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम है वहाँ पर वो जो देश थे वो उपनिवेश थे, जो यूरोपीय जो देश थे उनके उपनिवेश थे। क्योंकि जो राष्ट्रवाद है, जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा कि जो राष्ट्रवाद है वो धीरे धीरे साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेता है। जो राष्ट्रवादी जो देशों का निर्माण हुआ यूरोप के अंदर, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या है अपनी ताकत के बल पर दूसरे देशों को अपना उपनिवेश या अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। वो अपनी सीमाओं का विस्तार करने लगे, अपने संसाधनों का जो विस्तार है वो करने लगे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ये जो राष्ट्रवाद है वो धीरे धीरे इसने साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लिया। और जो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम है उसके ऊपर क्या था, इन सभी जो यूरोपीय जो ताकतें थी उनका अधिकार था। इन देशों को उन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया था। तो वहाँ पर जो राष्ट्रवाद जो पनपा लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में, तो वहाँ पर जो राष्ट्रवाद है वो उपनिवेशी जो शासनकाल था उसके खिलाफ वहाँ पे जो राष्ट्रवादी विचार हैं उनका जन्म हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय की जो कहानी है वो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के जैसे ही है। क्योंकि हमारा देश भी कई सौ वर्षों से फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच और सबसे अंत में जो अंग्रेज़ थे उनका गुलाम रहा है, या हमारा देश भी उपनिवेश रहा है। तो इन्होंने हमारे देश का जो न केवल आर्थिक रूप से शोषण किया, बल्कि हमारे देश का जो सामाजिक जीवन है, हमारे देश का जो राजनीतिक जीवन था, उसके ऊपर भी क्या है इन उपनिवेशी ताकतों का प्रभाव बराबर रूप से देखा जा सकता है। अब भारत में जो राष्ट्रवाद है वो कैसे फैला, तो वो देखते हैं कि जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। तो यूरोप में जब आधुनिक राष्ट्रवाद के विचार फैले तो नए नए जो राष्ट्र हैं वो अस्तित्व में आने लगे, विभिन्न देशों का निर्माण होने लगा। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई।
अब क्या है, लोग अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को पहचानने लगे, ना कि किसी क्षेत्र विशेष, किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष से उनकी पहचान ना हो करके अब उनकी जो पहचान है वो किससे होने लगी, एक देश से, एक राष्ट्र से उनकी पहचान है होने लगी। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव क्या होने लगा, पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों से ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित किया। तो हर एक राष्ट्र के अपने अलग क्या हैं, प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, जैसे झंडा है ना, नए नए जो गीत हैं किसी राष्ट्र के का वर्णन करने के लिए, है ना, नए नए जो विचार हैं, उनके संपर्क में जब व्यक्ति आया तो दोबारा से क्या हुआ, विभिन्न देशों की जो सीमाएं हैं वो निर्धारित हुई और विभिन्न देशों का जो निर्माण है होने लगा। ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। तो बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर जो ये राष्ट्रवाद का जो निर्माण है उसकी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी रही है। तो आइए देखें कि हमारे देश के अंदर इन विचारों का जो ये विचार किस प्रकार उत्पन्न हुए, तो उसके विषय में हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशीवाद या उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। क्योंकि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था कि भारत क्या था कि लंबे समय से विभिन्न विदेशी जो ताकतें थी उनका उपनिवेश रहा है, उनका गुलाम रहा है। तो भारत में जो राष्ट्रवाद के विचार है वो इसी उपनिवेशवाद के कारण या इसी उपनिवेशवादी जो विरोधी जो आंदोलन हमारे देश के अंदर चले, तो उनके कारण हमारे देश के अंदर राष्ट्रवाद का जो विचार है वो पनपा। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। क्योंकि जो औपनिवेशिक शासक थे या जो अंग्रेज़ थे या डच थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, तो ये हमारे देश के लोगों को क्या करते थे, शोषण करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे, उनका दमन करते थे। तो जब ये लोग क्या हैं, क्योंकि इनके जो दुख हैं वो एक जैसे थे, तो ये इन जो औपनिवेशिक शासकों से आज़ाद होने का जो एक सपना इनके लिए था, तो इस साझा भाव ने इनको क्या किया, एकता के सूत्र में बांध दिया। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था, क्योंकि समाज के अंदर क्या है, बहुत सारे वर्गों में जो समाज है वो बटा होता है, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, किसान होते हैं। तो सबके ऊपर क्या था, इस उपनिवेशवाद का जो असर है वो एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। तो कोई व्यक्ति क्या है, स्वतंत्रता के जो अर्थ है वो भी अलग अलग थे, और लोगों के इस जो ये औपनिवेशिक जो शासन था इसके लिए जो लोगों के क्या थे, विचार थे, वो भी अलग अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित है। तो महात्मा गांधी ने हमारे देश के अंदर क्या है, जो ये जो आंदोलन है, एक विशाल आंदोलन इन अंग्रेज़ों के खिलाफ है वो खड़ा किया, परंतु इसमें क्या है, आपसी टकराव भी था, क्योंकि हमारे देश के लोग क्या है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा बटे हुए भी थे। इसके बाद देखिए कि पहले एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। आपने क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा कि भारत का स्वाधीनता संघर्ष, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो आपने 8th क्लास में पढ़ी है, और वही आप अभी क्या है, इस 10th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। वह आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे, यानी 1920 के बाद का जो इतिहास है उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। 1920 से लेके और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक का इतिहास हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह प्रयास किए, कि कांग्रेस का योगदान क्या है, किसमें इस राष्ट्रीय आंदोलन का विकास करने में। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया, और ये भी देखेंगे कि विभिन्न जो सामाजिक समूह थे, किसान थे, व्यापारी थे,
तो इन्होंने इस आंदोलन का अर्थ क्या लिया, इसमें किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह क्या है जो उस एक औपनिवेशिक शासन का विरोध किया, तो ये सारी जो बातें हैं इस लेसन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी, किस प्रकार जो राष्ट्रवाद का जो विचार है वो भारत के अंदर विकसित हुआ, पला और किस प्रकार वो आगे बढ़ा। तो ये सारा जो बातें हैं इनके विषय में हम इस लेसन के अंदर जानेंगे, पढ़ेंगे। तो इस लेसन का जो ये पहला टॉपिक है वो है पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। तो पहला विश्व युद्ध होता है और पहला विश्व युद्ध जब होता है तो उस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो पहला विश्व युद्ध जब हुआ तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों से कुछ वादे किए कि आप हमारा इस प्रथम विश्व युद्ध में साथ दें। भारतीय लोगों को सेना में भर्ती किया गया, उनको अलग अलग जो मोर्चे थे या अलग अलग जो जहाँ पर वो लड़ाई चल रही थी प्रथम विश्व युद्ध में, भारतीय लोग हैं उनको झोंका गया। भारतीयों ने अंग्रेज़ों के लिए युद्ध लड़ा। तो भारतीयों को ये उम्मीद थी कि हो सकता है इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनको आज़ादी दे दी जाए या उनको कुछ रियायत है वो दे दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भारतीयों की जो उम्मीदें हैं वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो भारतीयों ने क्या किया, फिर खिलाफत और असहयोग आंदोलन है वो शुरू किए। तो अब देखते हैं कि क्या हुआ था, ये घटनाएं हैं वो कैसे घटित होती है। 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस या राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। 1919 के बाद 1919 में क्या है, एक घटना आपकी हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो वहाँ से हम याद रखेंगे कि उससे आगे वाली जो घटनाएं हैं वो हमने पढ़नी है। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। तो विश्व युद्ध ने क्या किया, बहुत सी जो एक नई आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति है वो पैदा हो गई। इसके कारण क्या हुआ, रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। तो जो रक्षा व्यय क्या होता है कि सेना के ऊपर किए जाने वाला जो खर्च है उसके अंदर काफ़ी बढ़ोतरी हुई और वो सारा खर्च है वो कहाँ से पूरा किया गया, भारत से पूरा किया गया। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, दूसरे देशों से कर्ज लेकर के ये युद्ध है वो लड़ा गया। और क्या हुआ, करों में वृद्धि की गई। तो भारत में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया, भारतीय लोगों के ऊपर जो कर हैं उनको बढ़ा दिया। तो लोगों को कर के बोझ के नीचे दबा दिया। युद्ध कौन लड़ रहे हैं, अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए या अपने वर्चस्व के लिए, अंग्रेज लड़ रहे हैं। तो जो रक्षा व्यय है ना, सेना के रखरखाव में जो भारी जो खर्च है वो बढ़ा। तो उससे क्या है, उस भरपाई को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, भारतीय लोगों के ऊपर जो कर है उनको बढ़ा दिए। और क्या किया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। जो एक सीमा शुल्क है उसको बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया, जो इनकम टैक्स है उसको शुरू किया गया। तीसरा क्या था कि युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है वो लगातार तेज़ी से बढ़ रही थी। तो ये भी एक समस्या थी। और क्या था कि 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। भारत के अंदर गांव से सिपाहियों को ज़बरदस्ती या ज़बरन भर्ती किया गया, बिना उनकी मर्जी के, है ना, उनको फौज के अंदर क्या है भर्ती किया गया, सेना के अंदर भर्ती किया गया। तो ये भी एक कारण था जिससे लोग चिढ़ गए, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 19 और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। तो क्या हुआ, ये भी एक कारण था कि फसलें हैं वो खराब हो गई, जिसके कारण जो खाद्य पदार्थ है, खाने के जो पदार्थ थे, अनाज था, उसका भारी अभाव हो गया, कमी हो गई। उसी समय फ्लू की बीमारी फैल गई, महामारी फैल गई। और 1921 की जनगणना के अनुसार जो दुर्भिक्ष है, जो अकाल जो भारत के अंदर पड़ा, उससे क्या हुआ कि भारत के अंदर उस समय लगभग कितने
120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो लोगों की को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी समय एक नया नेता सामने आया, उसने संघर्ष का नया ढंग, नया तरीका पेश किया और उस नेता का नाम था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने फिर क्या किया, लोगों का नेतृत्व किया और उन्होंने क्या किया, जो खिलाफत आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, उनकी बागडोर अपने हाथ में ली, उनको शुरू किया। तो खिलाफत आंदोलन क्या है, एक मुस्लिम आंदोलन था और जो असहयोग आंदोलन है वो भारत के अंदर शुरू किया गया। तो भारत के मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर के जो ये खिलाफत आंदोलन और जो असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के खिलाफ कर दी। तो इसमें हमने यही जाना कि भारत में असहयोग और खिलाफत आंदोलन के शुरू होने के कारण क्या थे। तो आप इसमें बताएंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध जब लड़ा गया 1914 में, तो उस समय भारत क्या था, जो अंग्रेज़ थे उनका उपनिवेश था, उनका गुलाम था। तो जो भी युद्ध लड़ा गया उसके अंदर क्या था, बहुत अधिक मात्रा में खर्च हुआ और उस खर्च की भरपाई अंग्रेज़ों ने कहाँ से, भारत के अंदर से करने की सोची। उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर जो कर थे उनको बढ़ा दिया और क्या किया गया, जो सीमा शुल्क थे उनको बढ़ा दिया। तीसरा क्या किया गया, जो इनकम टैक्स है यानी आय कर है ना, जो आय कर जो अभी तक नहीं लगता था वो आय कर लगाना भी शुरू कर दिया, इनकम टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि इनकम टैक्स के बाद जो वस्तुओं की जो कीमतें हैं युद्ध के कारण, क्योंकि युद्ध के समय में क्या होता है, वस्तुओं की कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो वस्तुओं की कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगी, जो आम लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई। और फिर क्या हुआ कि गांव के अंदर से जो सेना में सिपाहियों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जाने लगा। इससे जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा गुस्सा हो गए और देश के बहुत से हिस्सों में जो फसलें हैं ख़राब होने के कारण जो खाने का जो अनाज है उसका भारी अभाव हो गया। उसी समय जो एक फ्लू की बीमारी है वो पूरे देश के अंदर फैल गई और उसमें 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबत कम हो जाएगी, सरकार या जो अंग्रेज़ है उनकी तरफ ध्यान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए जो भारतीय लोग हैं वो गुस्सा हो गए और उनका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और उन्होंने जो ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन जैसे जो आंदोलन हैं सविनय ये जो हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के अंदर शुरू होते हैं। धन्यवाद।